हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो फिर से स्वागत है आप लोग का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज फिर से हम आप लोगों के लिए ग्रुप डी और एनटीपीसी का एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज लाए हैं, जो आपके आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं 2025 में, ठीक है, उनके लिए आज का हम प्रैक्टिस सीरीज 12 लाए हैं, जिसमें से मैंने 11 कंप्लीट करवा दिया हूँ। और ये प्रैक्टिस सीरीज रहेगा पीवाईक्यू बेस और एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा, ठीक है, जो आपके आगामी जो एग्जाम में क्या करेगा, सबसे ज़्यादा योगदान करेगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो ज़रूर आप ये सब क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम से पहले ज़रूर करके जाइएगा, ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। जो अभी तैयारी करते हैं, जीके जीएस का तैयारी करते हैं, ठीक है, रेलवे का जितना भी कोई भी एग्जाम है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। ये हम आपको कंप्लीट सीरीज करवाएंगे, जिसमें से सारा जीके, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग सबका कंप्लीट करवाएंगे। तो आप चैनल पे बने रहिएगा। चलिए, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, हम लोग आज का पहला प्रश्न करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था। तो बताइए, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था। पहला ऑप्शन है अकबर ने, ऑप्शन में जहांगीर ने, ऑप्शन में शाहजहां ने, ऑप्शन में शेर शाह ने। बताइए, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। चलिए, तो हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। इसका सही जवाब है शेर शाह सूरी ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। चलिए, अब जानते हैं इसके में क्या क्या योगदान रहा है, क्या क्या है इसके बारे में। शेर शाह सूरी के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, प्राचीन उत्तर प्रांत, तो याद रखिएगा, प्राचीन उत्तराखंड में जीटी रोड को प्राचीन काल में क्या है, तो उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम भी याद रखिए, कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए प्राचीन में, तो ये वाला, ठीक है, उत्तर प्रांत के नाम से भी जाना जाता है, जो गंगा नदी के किनारे बसे शहर को पंजाब और तक्षशिला जोड़ता है। तो ये भी जीटी रोड जो बनाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड, किसको किसको जोड़ने का काम करता है, ये पंजाब को और तक्षशिला को। तो याद रखिएगा, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है, ठीक। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। शेर शाह सूरी का योगदान, क्या योगदान रहा। शेर शाह सूरी ने इस सड़क को क्या करना, पक्का करवाया, जगह जगह पर पत्थर लगवाए, छायादार पेड़ लगवाए और राहगीरों के लिए सराइयाँ बनवाए। तो ये सब काम उसका क्या कभी एग्जाम में पूछे दिया जाए तो बता दीजिएगा कि ये सब काम किया था, ठीक है। चलिए, अगला चलता है ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में क्या है, 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासकों के इस मार्ग को पुनः निर्माण किया और इसका नाम बदल कर क्या ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया। ब्रिटिश काल में जो इसका पुनः निर्माण करके इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया, 17वीं शताब्दी में, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में क्या हुआ था, मौर्य समाज में जान सकते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड जो मौर्य साम्राज्य के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने इस सड़क का व्यापार के लिए बेहतर बनाया। तो याद रखिएगा, ये सड़क को क्या व्यापार के लिए इन्होंने बेहतर बनवाया, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए चलिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, देख लेते हैं कि जैन सूत्र में कितनी लिपियां का उल्लेख है। तो जैन सूत्र में कितनी लिपियां का उल्लेख ये पूछा है। आप लोग बताइए कि जैन सूत्र में कितनी लिपि का उल्लेख है। पहला है 8, ऑप्शन 12, ऑप्शन में 18, ऑप्शन दिया 21। तो बताइए कितनी सूत्र मतलब लिपियां जैन में कितनी लिपियों का वर्णन किया गया है। चलिए, तो सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी 18, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 18, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, कुछ कुछ लिपियां के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, तो देखते हैं। जैन सूत्र में विशेषकर क्या है, पन्नवर्णा, ठीक है, पन्नवर्णा सूत्र और क्या है, क्या है, संव्यांग सूत्रों में 18 लिपियां का उल्लेख है, जिसमें ब्राह्मी लिपि को पहला स्थान दिया गया। तो याद रखिएगा, ये पन्नवर्णा और संव्यांग जो सूत्र 18 लिपियां हैं, और इसमें से कौन सा ब्राह्मी लिपि, याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि को क्या कहते हैं, सबसे स्थान दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मी लिपि को स्थान दिया गया था, ठीक है। चलिए, हम जानते हैं ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि क्या है, जैन धर्म में ब्राह्मी लिपि विशेष महत्व रखता है, जिन्हें जैन सूत्रों को क्या कहता है, बम्भी लिपि के रूप में जाना जाता है। तो यह रखिए, बम्भी लिपि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि को बम्भी लिपि के रूप में भी जाना जाता है, ठीक। चलिए, भगवती सूत्र क्या होता है देखते हैं। भगवती सूत्र की शुरुआत नमो बम्भीय लिपिये ब्राह्मी लिपि का नमस्कार होता है। तो ये भी याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि का नमस्कार के रूप में याद रखिएगा, क्योंकि इससे कभी क्वेश्चन पूछ देगा, तो इसलिए आप जरूर करके जाइएगा। अगला है प्रज्ञापना सूत्र। प्रज्ञापना सूत्र क्या है, जैन सूत्र प्रज्ञापना सूत्र में लिखा है कि क्या है, अर्धमागधी भाषा जो मथुरा और पाटलिपुत्र, मिथिला और पाटलिपुत्र के बीच प्रदेश की भाषा और बाह्य लिपि को प्रकाशित करती है, ठीक है। प्रदेश की भाषा और बाह्य लिपि को प्रकाशित करती है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, तो इतना आप लोग याद रखिएगा, बाह्य लिपि को प्रकाशित, ये ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा नॉर्मल, बट आप एग्जाम में बैठिएगा ना, तो इस टाइप का लिपि से आप लोग को क्वेश्चन आएगा। क्योंकि देखिए, एनटीपीसी के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं कि एकदम इजी क्वेश्चन पूछेगा,
वो लेवल का ही क्वेश्चन पूछेगा, जो आपको इस टाइप का डिटेल में आपको एक्सप्लेन मतलब याद रखना जरूरी है। इसलिए आप लोग जरूर इसको अच्छे तरह से पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। इसलिए हम आपको एक्स्ट्रा की पॉइंट दे देते हैं। चोल शासकों की भाषा क्या थी? पहला थी तमिल, ऑप्शन में संस्कृत, ऑप्शन में कन्नड़, ऑप्शन में तेलुगु। तो चोल शासकों की भाषा कौन सी थी बताइए। चलिए, तो इसकी भाषा थी तमिल, ठीक है। तो कौन सी भाषा थी? तमिल। ऑप्शन नंबर ए तमिल भाषा थी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं, तमिल भाषा के बारे में डिटेल देखते हैं। चलिए, तो देखते हैं चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य जो क्या है, दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था, जिसने से 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक शासन किया था। तो ये भी याद रखिएगा, चोल साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, जिसमें 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक शासन किया था, ठीक है। चलिए, चोल की राजधानी की थी तंजौर, ठीक है। चोल के साम्राज्य की राजधानी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चोल की राजधानी की तंजौर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, प्रसिद्ध शासक कौन कौन शासक थे? जैसे राजा राज प्रथम थे, तो ये याद रखिएगा। और राजेंद्र प्रथम, ये दोनों चोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक थे, तो ये याद रखिएगा। चोल का प्रसिद्ध शासक राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, ठीक ना। चलिए, अब साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ था, उन लोगों को कैसे विस्तार किया था, कैसे बढ़ावा दिया था, कैसे उसको मतलब फैलाया था, उस तरह। तो चोल साम्राज्य का दक्षिण भारत के तमिलनाडु में थे, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, कई इलाकों को फैला था। तो 4 जो स्टेट है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में इलाकों में फैला हुआ था। साथ ही यह श्रीलंका के दक्षिण पूर्व एशिया को कुछ हिस्सों में भी इसका अधिकार था। तो चौल समाज देखिए कितना लंबा फैला हुआ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, इतना लंबा एरिया में फैला हुआ था। और यह श्रीलंका के और दक्षिण पूर्व भागों में भी इनका अधिकार था। देखिए कितना बड़ा साम्राज्य था, ठीक ना। चलिए, अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बताना, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाने वाला किसका? महात्मा गांधी जी का, सरदार भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का और स्वामी विवेकानंद जी का। तो बताइए युवा दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है? चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी। तो युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, स्वामी विवेकानंद युवा जयंती के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं, कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, 12 जनवरी को, ठीक है। 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गोवा की स्वीकृत भाषा कौन सी है? तो गोवा की स्वीकृत भाषा कौन सी है? कोंकणी, गुजराती, मराठी, पुर्तगाली। तो बताइए गोवा की स्वीकृत भाषा कौन सी थी? यह है। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोंकणी। गोवा की स्वीकृत भाषा कौन सी है? कोंकणी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, अब जानते हैं कौन कौन भाषा को भारतीय संविधान में लिया गया था और कब कब उनको संशोधन किया गया था, वो सब भी याद है, क्योंकि भारतीय संविधान से क्वेश्चन आता ही है भाषा के लेकर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, तो याद रखिए 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ने का अधिकार है। कितने भाषा है? 22 भाषा, यह भी याद रखिए, 22 भाषा को जोड़ने का अधिकार दिया गया, ठीक है। पहले थी 14 भाषा थी, ठीक है, जिसमें से 6 भाषा को बाद में ऐड किया गया था। तो ये भी याद रखिए, 14 थी, बाद में 6 ऐड किया गया। याद करने का तरीका मैंने बता दिया था, ठीक है। जैसे पहले था नो, मो, को, नमक, तो नेपाली, उस मैथिली और कोंकणी, तो ये 3 भाषा इसको जोड़ा था। फिर उसके बाद फिर बाद में और ऐड किया था, ठीक है। तो इस तरह करके याद कीजिएगा। चलिए बताएं तो डिटेल में, तो जो नहीं देखे हैं आर्टिकल वाला वो जरूर उसको देख लीजिएगा, उसमें से मैंने ट्रिक से बताया था कैसे याद करना, ठीक है। चलिए जानते हैं कौन कौन भाषा। देखिए सबसे पहले 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा का सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, याद रखिएगा, ये एग्जाम डायरेक्ट पूछता है। 1967 संविधान 21वें अनुसंधान द्वारा सिंधी को पहले जोड़ा गया था। फिर 92 में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा किसको कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, याद करने का तरीका है नवा मोको, ठीक है ना, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। फिर उसके बाद 2003 में क्या है, 92 संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, तो ये 4 भाषाएं को जोड़ा गया था, ठीक है। जैसे संथाली कहाँ की भाषा है? तो याद रखिएगा झारखंड की भाषा है। मैथिली कहाँ की है? बिहार की है। डोंगरी कहाँ है? राजस्थान। और बोडो है असम की। तो इस तरह करके ये 4, ठीक है ना। डोंगरी शायद जम्मू कश्मीर की ना, हाँ जम्मू कश्मीर के। तो ये 4 भाषाएं, ठीक है। तो ये टोटल इस तरह करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 4 भाषाएं को कौन कौन जोड़ा गया था? पहला 67 में 21वां संविधान था हिंदी को। फिर 92 में 71वां संविधान था कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को। और 2003 में 92 संविधान संशोधन बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इतना याद रखिएगा, ठीक, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा ये सब। चलिए थोड़ा हिंदी भाषा के बारे में भी जान जाते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी, ठीक है। तो हिंदी के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं, ठीक ना। चलिए, जैसे क्या है, 14 सितंबर को 1949, 14 सितंबर 1949 के रूप में राजभाषा के रूप में, तो हमारी क्या है, ये राजभाषा है, ठीक है, राजभाषा के रूप में, ठीक। संविधान में
300 आर्टिकल याद रखिएगा, 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था के बारे में दी गई। तो याद रखिए आर्टिकल डायरेक्ट पूछ जाता है कि बोलेगा कि हिंदी भाषा किससे संबंधित है, तो 343 351, ठीक ना। इसलिए हर साल का 14 सितंबर को याद रखिएगा डेट, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता था। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो भाषा से इतना क्वेश्चन बन गया है, आप इससे क्वेश्चन याद कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन है बट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगा आपको, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्या करते हैं, केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। पहला मैसूर में, हैदराबाद में, वाराणसी में, उज्जैन में। तो बताइए केंद्रीय भाषा अनुसंधान, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मैसूर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय भाषा अनुसंधान कहाँ है, मैसूर में स्थित है। तो ये चलिए याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय भाषा अनुसंस्थान, इसको इंग्लिश में CIIL के मैसूर में स्थित है। तो याद रखिएगा मैसूर में स्थित है। एक का अनुसंधान शिक्षण संस्थान है जिसका स्थापना कब, स्थापना है 17 जुलाई 1969। याद रखिएगा केंद्रीय भाषा 17 जुलाई 1969, जिसका उद्देश्य क्या है, भारतीय भाषाओं के विकास और संरक्षण में योगदान देना, विशेषकर छोटी भाषा, अल्पसंख्यक भाषा और जनजाति भाषाओं को। तो छोटी भाषा, अल्पसंख्यक, मुस्लिम भाषा, जनजाति भाषा, जो हमारे जो ट्रिबल कास्ट है उनके भाषाओं को। इसमें से इसका उद्देश्य था त्रिभाषा सूत्र, याद रखिएगा त्रिभाषा सूत्र, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र क्या होता है कि पहला है कि मातृभाषा में बच्चों को मातृभाषा में सिखाना चाहिए, मतलब जो स्टार्टिंग जो भाषा होती है बच्चों को क्या मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। दूसरा जो भाषा है हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक भाषा सीखनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा है ये है इसमें कि या तो आप हिंदी इंग्लिश सीख रहे हैं, उसके साथ क्या है आपको एक विदेशी भाषा सीखना है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश के साथ एक विदेशी भाषा आपको सीखना है। तो ये त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत में आता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कब आया था 1966 में, ठीक है। 1962 से 66 के बीच में आया था त्रिभाषा सूत्र। तो याद रखिएगा त्रिभाषा सूत्र समझ में, ठीक है। तो कहा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में पूछता है, ठीक है। पहला था मातृभाषा में, दूसरा हिंदी इंग्लिश भाषा में, और तीसरा है हिंदी इंग्लिश के साथ एक विदेशी भाषा, जैसे कि जर्मनी, कोई भी मतलब विदेशी भाषा जो भी हो उस भाषा को सीखना है। तो ये त्रिभाषा सूत्र के बारे में बोला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख ले, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है, सड़क परिवहन से, वायु परिवहन से, जल परिवहन से, रेल परिवहन से। चलिए बताइए। चलिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है सड़क परिवहन से। तो ऑप्शन नंबर ए सड़क परिवहन से स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना संबंधित है। चलिए आप जानते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना होते क्या है, देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो भारत के 4 प्रमुख शहर दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में और कोलकाता में, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ती है। तो याद रखिएगा दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ती है। और इसकी योजना जो कब बनी है 1998 में बनी थी, और 2001 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के हिस्से के रूप में क्या 2012 में पूरा हो गया, ठीक है। बना कब 99 में, फिर 2001 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था और लास्ट 2012 में पूरी हुई। तो यह याद रखिएगा कब कौन कौन पूछा जाता है, कौन कौन सा, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली, तो वहाँ का डिस्टेंस कभी पूछ देगा तो दिल्ली से कोलकाता का डिस्टेंस है 14 से लेकर 53 किलोमीटर तक का दूरी तय करती है। चेन्नई से लेकर मुंबई तक 12 से 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और कोलकाता से चेन्नई 1684 किलोमीटर और मुंबई से दिल्ली 1498 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। तो इतना दूरी यह तय करती है। तो ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे कभी पूछ दिया जाए तो आप लोग आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का वीडियो इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को पढ़ने में भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसलिए देखिए कम कंटेंट मतलब कम क्वेश्चन रहेगा बट डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा जो आपको बहुत ज़्यादा उपयोग करेगा। तो आपको क्या करना, आप लोगों को पता ही है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि नए हैं आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का कंटेंट हमेशा मिलता रहे। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए आपको पूरा कंप्लीट जीके जीएस का कंप्लीट कर मतलब सेशन करवा दूंगा, जिसमें से आपको एग्जाम से आने से पहले आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस एग्जाम से जाने से पहले इसको या रात में सोने से पहले इसको जरूर एक बार 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, जो हमेशा आपको माइंड में याद रहेगा और यही आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज 13 नंबर प्रैक्टिस सीरीज में। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।